Hello friends, welcome to Swami Vivekanand Institute. So in this video we will discuss about some renewable energy resources. इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, वो हमारा पार्ट 1 था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ही। तो यहाँ पर पार्ट 2 में इससे पहले हमने आपको लास्ट वीडियो में सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ाया था। सोलर एनर्जी के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सोलर एनर्जी के हमने यहाँ पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर विंड एनर्जी के बारे में। तो ये भी क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ही पार्ट है। तो अगर हम विंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो विंड एनर्जी है क्या? विंड एनर्जी पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी। मैंने कल आपको हिंट दिया था विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एक मूविंग एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो जो मेरा मोशन होगा उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, जो कि कब प्रोड्यूस होती है? जब भी कोई चीज मोशन में होती है। सेकेंड एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तब कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, एक मैंने रबर बैंड का आपको एग्जांपल दिया था कि रबर बैंड को हम जब स्ट्रेच करते हैं तो वहां पर नॉट रबर बैंड, अगर मैं स्प्रिंग की बात करती हूँ तो स्प्रिंग क्या है, अपनी पोजीशन पे यहाँ पर वाइब्रेट होता रहता है। तो स्प्रिंग में क्या होती है? दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर मैं विंड एनर्जी की बात करूं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, नॉट अ कॉम्बिनेशन बेसिकली, इसमें कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हाई स्पीड से मूव करती रहती है। तो इसमें इट कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग द विंड मिल्स। इसमें मैकेनिकल भी हो सकती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है। तो विंड में क्या होती है? सोलर एनर्जी एज हीटिंग ऑफ लैंड रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ एयर। तो यहाँ पर क्या होते हैं? विंड कैसे आती है? सोलर एनर्जी से ही आती है। जब हमने सोलर एनर्जी बनाई थी तो सोलर एनर्जी हमने कैसे प्रोड्यूस की थी? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम सोलर पावर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सोलर पैनल्स यूज करते हैं। सिमिलरली जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द विंड मिल्स। विंड मिल्स में से क्या है? यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो विंड एनर्जी हैज बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स फॉर सेलिंग, ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड फॉर इरिगेशन। विंड एनर्जी को बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है फॉर द सेलिंग पर्पस, ग्राइंडिंग ग्रेन पर्पस। जब ग्रेन्स की ग्राइंडिंग करते हैं उसमें भी विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। एंड फॉर द इरिगेशन, इरिगेशन के लिए भी बहुत लंबे टाइम से क्या चला आ रहा है, यहाँ पर विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो विंड एनर्जी सिस्टम क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर क्या होती है? अब काइनेटिक एनर्जी है, इसमें विंड तो मूव करती रहती है, इसलिए ड्यू टू इट्स मोशन कौन सी एनर्जी आती है? इट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो जो विंड मिल्स होती है, विंड मिल्स फॉर वाटर पंपिंग हैव बीन इंस्टॉल्ड इन मेनी कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में आपने देखा होगा यहाँ पर विंड मिल्स बनी हुई है ना, फॉर वाटर पंपिंग। वाटर पंपिंग के लिए यहाँ पर विंड मिल्स बनी हुई है। ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होती है, ठीक है। विंड एनर्जी से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अ नंबर ऑफ विंड मिल्स आर सेट अप ओवर अ लार्ज एरिया कॉल्ड अ विंड एनर्जी फार्म। सच एरियाज नीड अ विंड स्पीड ऑफ 15 kmph, ठीक है। यहाँ पर कितनी स्पीड चाहिए? 15 आपका kmph जो स्पीड है वो यहाँ पर चाहिए होती है। सो नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर मैं विंड एनर्जी की बात करूं तो ये इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का। कोई भी पोल्यूशन या फिर इससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन नहीं निकलते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आप इसमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी इसका कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो एज अ मैकेनिकल एनर्जी। और इसमें क्या होता है? लैंड अराउंड विंड टर्बाइंस कैन बी यूज्ड फॉर द अदर पर्पस, फॉर एग्जांपल फार्मिंग। फार्मिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है कहाँ से निकलती है? टर्बाइन से। तो हम इसको इरिगेशन या फिर फार्मिंग पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं किसके? विंड एनर्जी के। कमिंग टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, अगर मैं यहाँ पर लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज की बात करूं तो जो विंड मिल्स होती हैं उनका इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। और दूसरी चीज, विंड जो है वो बहुत अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहाँ पर उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, आपको पता नहीं रहता कब हवा चलेगी कब नहीं चलेगी। तो यहाँ पे देयर इज अ अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबल क्या रहती है? विंड्स यहाँ पर रहती है। विजुअल जो एस्थेटिक इंपैक्ट आता है वो भी इसका अच्छा नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो ऑब्वियसली जो एस्थेटिक होगा, अपीयरेंस होगा,
विजुअल अपीयरेंस होगा वो इतना अच्छा नहीं आता है। लार्ज ओपन एरियाज आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप विंड फार्म। यहाँ पे विंड फार्म को सेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए। एक छोटे एरिया में हम वहां विंड मिल्स को नहीं लगा सकते हैं। सो विंड मिल लगाने के लिए वी रिक्वायर्ड अ ओपन स्पेस, हमें बहुत बड़ा लार्ज एरिया चाहिए होता है। विंड मिल्स क्या करती है, नॉइस पोल्यूशन करती है। आपने देखा होगा जब वो बहुत हाई स्पीड से घूमता है तो उससे क्या होता है, बहुत नॉइस जनरेट होती है, इसलिए यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन जो है कोस होता है। पॉसिबल थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, ठीक है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो आपकी स्पीशीज है उस पर इफेक्ट पड़ता है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है विंड मिल्स की, बहुत हाई रहती है। इसका इंस्टॉलेशन, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही यहाँ पर हाई रहती है। इसलिए अगर हम विंड मिल का प्लांट लगा रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तमिलनाडु हैज बिकम अ लीडर इन विंड पावर इन इंडिया। तमिलनाडु ने सबसे पहले क्या करा, लीडिंग स्टेट बन गया है तमिलनाडु, ठीक है। लीडिंग स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु है। इन मुपंडल विंड फार्म द टोटल कैपेसिटी इज 1500 मेगावाट। मुपंडल जो विंड फार्म है वहां पर टोटल कैपेसिटी कितनी है, 1500 मेगावाट है। और ये मुपंडल जो विंड फार्म है ये लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट है कहाँ का, इंडिया का। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, इसके बाद ये सारे लीडिंग स्टेट है। कौन सा फर्स्ट स्टेट है, कौन सा आपको याद रखना है विंड एनर्जी में, तमिलनाडु, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे गुजरात। बेसिकली आपको क्या करना है, ओनली 3 स्टेट का याद रखना है कि 3 स्टेट कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करता है विंड एनर्जी वो है तमिलनाडु, फिर है महाराष्ट्र और थर्ड कौन सा है, गुजरात। देन फोर्थ नंबर पे आता है राजस्थान और फिफ्थ पे आता है कर्नाटका। तो यू नीड टू लर्न टॉप 3 स्टेट्स, ठीक है, चाहे वो सोलर पावर में हो, सोलर एनर्जी को लेके हो या वो विंड एनर्जी को लेकर हो। तो विंड एनर्जी की मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, नॉइस पोल्यूशन करता है, एक्सपेंसिव कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर तमिलनाडु क्या है, एक सबसे अच्छा स्टेट है जहां पर विंड पावर जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। मुपंडल विंड फार्म है तमिलनाडु में, जिसमें कितनी कैपेसिटी है, विंड पावर कितनी जनरेट होती है वहां से, 1500 मेगावाट। उसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है एंड कर्नाटका है। इंडिया की अगर मैं वर्ल्ड कंपैरिजन करूं तो इंडिया की विंड एनर्जी प्रोडक्शन में 5th रैंक आती है आफ्टर चाइना, यूएस, जर्मनी एंड स्पेन। सबसे पहले नंबर पे चाइना है, फिर यूएसए है, फिर जर्मनी है, देन स्पेन है और लास्ट में क्या है, इंडिया 5th रैंक पे आता है इन द विंड पावर जनरेशन। नीदरलैंड को क्या बोला गया है, द लैंड ऑफ विंड मिल्स, ये भी याद रखना। तो ये है विंड पावर, विंड एनर्जी के बारे में। अब हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट होती है, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो कहाँ से होती है, बहुत बड़े बड़े डैम से होती है। डैम्स में कैसे होगी, जब रनिंग वाटर आता है एक पर्टिकुलर हाइट पे, सपोज डैम्स है, वहां से जो पानी बहकर आ रहा है, ठीक है, जो रनिंग वाटर है उससे क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। डैम्स में बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं जहाँ पे वाटर स्टोर रहता है। वहां पर अब देखो जो जैसे वाटरफॉल नहीं हो रहा है, वाटर डैम से निकल कर आ रहा है, तो वहां पर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक रेस्ट पे होती है। जैसे ही पानी मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन डैम्स में क्या होता है, जो वाटर स्टोर होता है डैम्स में, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है यहाँ पे दिस इज द सेकेंड सोर्स जहां से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो इन द माउंटेनियस रीजन। तभी तो डैम्स में पानी आएगा और वहां से क्या होगा, जो टर्बाइंस रन करेंगे उससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यहाँ पर किस पे डिपेंड रहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, रेनफॉल पे एंड मेल्टिंग ऑफ द स्नो। Next, it entails heavy investment for construction of dams, but per unit cost of electricity is low. यहाँ पर जब हम डैम्स बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन जो हम डैम्स बना रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत यहाँ पर बहुत कॉस्टली उसका पूरा यहाँ पर बजट बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर
कौन कौन से फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स रहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में? As the huge water body is created, the release during heavy rainfall may cause flood and loss of biodiversity. बहुत ज्यादा पानी काफी बार डैम्स में इकट्ठा होने की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से डैम्स में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड के चांसेस भी रहते हैं और मरीन इकोसिस्टम जो है वो पूरा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। डैम्स इंपीड द माइग्रेशन ऑफ फिश अलोंग द रिवर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो डैम्स होते हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी या फिर जो मरीन इकोसिस्टम है वो उसका लॉस हो जाता है। वहां पर जो भी फिशेस वगैरह हैं वो सब क्या हो जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं या फिर वो मर जाती हैं। क्यों? एकदम से बहुत ज्यादा अगर डैम्स में पानी भर गया या रेनफॉल बहुत हैवी हो गई तो उससे क्या होगा, डैम्स में एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा, बहुत ओवरफ्लो हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर फ्लड्स भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा ना, काफी बार जो फ्लड आती है वो डैम्स के टूटने से ही आती है ना। जब एक्स्ट्रा वाटर डैम में भर जाता है ड्यू टू द हैवी रेनफॉल तो यहाँ पे फ्लड के चांसेस भी रहते हैं, जिसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम में मतलब जो आपके फिश हैं, जो आपके एक्वेटिक हैबिटेट वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सब मर जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर रहते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी। अगर मैं जियोथर्मल एनर्जी की बात करूं तो जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, द कोर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट एंड सो इट इज पॉसिबल टू मेक यूज ऑफ दिस जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ पर जो अर्थ का कोर होता है वो बहुत ज्यादा हीटअप होता है, गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। इन एरियाज में क्या होता है, जहां पर where water and steam gush out in the form of hot spring and geyser which may be used to run turbines to produce electricity। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एरियाज जहां पे वाटर और स्टीम जो जनरेट होती है वो कहाँ पे आती है, मतलब आप क्या करते हो, टर्बाइंस को रन करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब यहाँ पे अर्थ की हीटिंग होती है ना, जब अर्थ हीट अप करता है तो ऐसे एरियाज में जहां पर वाटर और स्टीम गश आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग एंड गीजर, तो उससे क्या होता है, टर्बाइंस रन होता है, और जैसे वो टर्बाइन रन करता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसमें क्या होगा, देन वाटर को हम पंप कर लेते हैं फ्रॉम अंडरग्राउंड हॉट वाटर डिपॉजिट एंड यूज टू हीट पीपल हाउसेस। यहाँ पर अंडरग्राउंड हॉट वाटर को भी हम यूज करते हैं, उससे भी यहाँ टर्बाइंस क्या है, जनरेट घूमते हैं, और टर्बाइंस की मूवमेंट से जैसे टर्बाइंस रन करेंगे वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द बायोमास एनर्जी। अगर मैं बायोमास एनर्जी की बात करूं तो बायोमास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बायोमास का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर दैट मेक अप द प्लांट इज नॉन एज द बायोमास। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है जो कि प्लांट स्पीशीज को बनाता है, दैट इज अ आपका बायोमास। ठीक है, तो बायोमास में क्या होगा, इट इज डिराइव फ्रॉम द सोर्सेज सच एज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम टिम्बर इंडस्ट्री। आपका बायोमास चाहे टिम्बर इंडस्ट्री से आता है, ठीक है, जैसे आपके वुड है ना, वुड वेस्ट है, वुड के बाय प्रोडक्ट्स है, वो सारे क्या होते हैं, दैट आर द ऑर्गेनिक मैटर, जिससे बायोमास एनर्जी निकलती है, जिससे हम बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बायोमास का जो सोर्स है वो आपके टिम्बर इंडस्ट्री से भी आ सकता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से भी आ सकता है, फॉरेस्ट वेस्ट भी हो सकता है, हाउस होल्ड वेस्ट भी हो सकता है, एंड ऑल्सो म्युनिसिपल वेस्ट डंप भी हो सकते हैं। तो बायोमास को हम कहाँ यूज करते हैं, बायोमास कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए और केमिकल्स के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो बायोमास, जब बायोमास एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, फ्यूल्स भी बनते हैं इसके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन शुगर मिल्स आर रैपिडली टर्निंग टू बायोगैस द लेफ्ट ओवर ऑफ केन। जो बायोगैस है ना, दैट इज क्या है, ये क्या है आपका जो शुगर केन है, जो उसका लेफ्ट ओवर बच जाता है, दैट इज बायोगैस। तो जो इंडियन शुगर मिल है उसमें बायोगैस हम इसमें जो कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इंडियन शुगर मिल्स आर रैपिडली टर्निंग टू बायोगैस द लेफ्ट ओवर ऑफ केन आफ्टर इट इज क्रश्ड एंड इट्स जूस एक्सट्रैक्टेड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जब शुगर केन में से गैस निकालते हैं, मींस जो लेफ्ट ओवर होता है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी हम उससे भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो इंडियन शुगर मिल क्या करती है, इन ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती है। एडवांटेजेस क्या है बायोमास एनर्जी के, रिन्यूएबल है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पॉल्यूट करता है, एनवायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूट नहीं करता है। ऑल्सो फॉर द एग्रीकल्चर एंड गार्डन्स के लिए क्या करता है, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे मैन्योर हमें मिलता है, खाद मिलती है। ठीक है, पोटेंशियल टू जनरेट बायोमास एनर्जी, इससे हम यहाँ पर बायोमास एनर्जी
को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रोइंग बायोमास क्रॉप यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। जहाँ पे बायोमास क्रॉप्स होती हैं वो क्या करते हैं, CO2 को यूटिलाइज करती है और ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट लिमिटेशन, डिसएडवांटेजेस क्या होंगी जब भी हम बायोमास का प्लांट लगाते हैं, बायोगैस का जब हम प्लांट लगाते हैं तो उसकी इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत हाई होती है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ऑल्सो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी हाई रहती है। कंटिन्यूस सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू जनरेट बायोमास एनर्जी। हमें यहाँ पर अगर हम बायोमास एनर्जी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, किसकी, बायोमास की। दूसरा, इसको स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। जो हम बायोमास एनर्जी निकालते हैं उसकी स्टोरेज में बहुत डिफिकल्टी होती है, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन में भी इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। Many food crops such as corn and wheat are being diverted to make ethanol, which may lead to the high food inflation. काफी बार क्या होता है यहाँ पर, जैसे कॉर्न है, वीट है ना, इससे हम क्या बनाते हैं, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, जब भी हम कॉर्न बनाते हैं, वीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, इथेनॉल यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट आता है जो कि क्या करता है, फूड को इन्फ्लेट कर देता है, चपटा कर देता है। तो यहाँ पर कुछ इसकी लिमिटेशन है कि हम बायो गैस का जो प्लांट है वो हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है आपके ऑर्गेनिक मैटर की। नेक्स्ट, इसको डिफिकल्ट है बहुत ज्यादा इसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज। बायोमास से हम यहाँ पे बायोफ्यूल भी बनाते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल क्या होते हैं, रिन्यूएबल लिक्विड और गैसियस फ्यूल, जो कि कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द वेस्ट। तो बायोफ्यूल में क्या आता है, बायो इथेनॉल आता है और बायो डीजल आता है, ठीक है, बायो इथेनॉल और बायो डीजल, ठीक है, जो कि आपका कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें दिस ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड एंड मिक्स विद द डीजल एंड इज यूज्ड एज फ्यूल। इसको डीजल के साथ मिक्स किया जाता है, ये जो हम ऑयल निकालते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, वी मिक्स इट विद द डीजल, डीजल के साथ मिक्स करते हैं और एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। बायो इथेनॉल कहाँ से है, अभी मैंने आपको बताया, इथेनॉल क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है ना। जब शुगर बीट या शुगर केन का जो प्रोडक्ट आता है, बाय प्रोडक्ट, दैट इज द बायो इथेनॉल। इसको भी हम यहाँ पर बायोफ्यूल्स की तरह ही यूज करते हैं, ठीक है। दो कैटेगरी में हम इन बायोफ्यूल को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है फर्स्ट जनरेशन और ट्रेडिशनल बायोफ्यूल, दूसरा आता है सेकंड और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। जो फर्स्ट जनरेशन और ट्रेडिशनल बायोफ्यूल है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बायोफ्यूल इज ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ द प्लांट। जैसे ही हम सीड में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कौन सा प्लांट है आपका, जथरोपा एंड पोनगामा, ठीक है, पोनगामिया और जथरोपा का जो प्लांट है उससे हम क्या करते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके सीड से हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन जो आपके फर्स्ट जनरेशन और ट्रेडिशनल बायोफ्यूल है ये कम सस्टेनेबल रहते हैं, क्योंकि इनका जो इफेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है, इसलिए हम इनको कम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है ये कहां से जनरेट होता है, फ्रॉम द नॉन फूड क्रॉप्स। जो फर्स्ट जनरेशन का था वो कहां से जनरेट होता है, बाय द फूड क्रॉप्स। जो सेकंड वाला है ये कहां से जनरेट होता है, फ्रॉम द नॉन फूड क्रॉप से जनरेट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें हम माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन कराते हैं। यहाँ पे माइक्रोब्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम यहाँ से बायोगैस बायोफ्यूल्स बना रहे हैं। ये जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाला बायोफ्यूल है ये ज्यादा सस्टेनेबल रहता है रादर देन द फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये क्या है, आपका ह्यूमन बॉडी पे इंपैक्ट करता है। बट जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन वाला बायोफ्यूल है इससे हाई इल्ड निकलती है, ठीक है, GHGs प्रोडक्शन कम होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो है कम प्रोड्यूस होती है, एंड इट डज नॉट कंपेयर विद द क्रॉप्स ग्रोन फॉर द फूड। ये ज्यादा यहाँ पर फूड के साथ, मतलब जो क्रॉप्स होती हैं उनको ये खराब भी नहीं करता है। तो अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की, तो इसमें अच्छा कौन सा होता है, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड ऑफ प्लांट, जैसे जथरोपा और पोनगामिया का जो प्लांट है इससे हम क्या करते हैं, ऑयल को निकालते हैं जिसकी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। 2013 में ये रिकमेंड किया गया था कि 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पर जरूरी है फॉर द पेट्रोल, लेकिन 2007 में इट वाज रिकमेंडेड टू लो एज 10% बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2007 में क्या था, रिकमेंड किया था कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग कितनी करनी है, 10% से कम करनी है। लेकिन
2013 में ये बोला गया कि हमें कितना जब भी हम यहाँ पर पेट्रोल बना रहे हैं तो पेट्रोल में ब्लेंडिंग कितनी होनी चाहिए इथेनॉल की, दैट इज 5%। बायोगैस पे हम चलते हैं। बायोगैस कैसे बनती है, यहाँ पर हम माइक्रोबियल एक्शन करते हैं, माइक्रोबियल अटैक होता है, ठीक है, मींस माइक्रोबियल इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और इसमें हम बहुत बड़े बड़े डाइजेस्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास किसका वेस्ट होता है, सीवेज वेस्ट है, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होता है सीवेज का, ठीक है, उससे क्या होता है, CH4 दैट इज मीथेन निकल कर आती है। जब भी ऑर्गेनिक मैटर में हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स डालते हैं, तो माइक्रोब क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है और उस डिकम्पोजिशन की वजह से यहाँ पर CH4 जो है दैट इज मीथेन, वो रिलीज होती है और इस मीथेन को हम यूज कर लेते हैं एज अ कुकिंग फ्यूल, ठीक है। जो लेफ्ट ओवर बचता है उसको हम बोलते हैं स्लरी, और ये जो स्लरी है इसको हम मैन्योर की तरह यूज कर लेते हैं इन द एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल की। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ में और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो बहुत हाई रहती है, ठीक है। नेचुरली एज अ गैस हाइड्रोजन अकर नहीं करता है, बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है ना, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन वाटर बनाता है, ठीक है। इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा रहती है, हाईली रिएक्टिव ये रहता है, ठीक है। Once separated from the other element, hydrogen can be burned as a fuel or converted into the electricity. इसलिए हम हाइड्रोजन को जब एज अ बर्न करते हैं एज अ फ्यूल, और इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। कंप्लीटली बर्न होता है, इसलिए इसमें एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन नहीं होता है और इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कैसा रहता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया है दैट इज हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन हम यहाँ पर कैसे यूटिलाइज करते हैं, हाइड्रोजन के सेल होते हैं, आपने देखा होगा, और हाइड्रोजन की ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब मैं बात करती हूँ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन है उसको हम फ्यूल सेल्स की तरह भी यूज करते हैं। फ्यूल सेल की तरह कैसे यूज कर रहे हैं, फ्यूल सेल यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। जो फ्यूल सेल्स बनते हैं वो उसमें भी हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन होता है। फ्यूल सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसमें से क्या होते हैं, हीट रिलीज होती है। इसलिए हम फ्यूल सेल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस भी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूल सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस भी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल के केस में यहाँ पर कोई भी कंबशन नहीं होता, तो फ्यूल सेल्स जो हैं उसमें भी हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, जिसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोड होती है, मतलब एक पॉजिटिव होती है कैथोड और एक नेगेटिव होते हैं दैट इज एनोड, ठीक है। तो फ्यूल सेल्स में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, दो यहाँ पर क्या होती है, कैथोड्स या फिर इलेक्ट्रोड्स होती है और बीच में इनका इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऑक्सीजन को हम पास करते हैं एक इलेक्ट्रोड से एंड हाइड्रोजन को दूसरे इलेक्ट्रोड से, और जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर पानी बनाएगा। उस वाटर से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट में जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट होती है। तो गाइस एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, टॉप लीडिंग स्टेट से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। तो इसी तरीके से आप पढ़िए, मेहनत करिए और जून वाले अटेम्प्ट के लिए अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।